Hello everyone, welcome to our channel P Talks and I hope you all are doing great. So this video is very important video for all those students who is targeting Geoscientist 2025. ओके तो लाइक आप लोगों के मेल्स कमेंट्स की GSI 2025 की पूरी स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए, कैसे क्या प्रिपेयर किया जाए, मेंस किया जाए, प्रीलिम्स पहले किया जाए, तो वो सब मैं आज डिटेल में बताने वाली हूँ। ओके तो एंड तक वीडियो देखना, आपको पूरा का पूरा लेआउट मिल जाएगा कि आपने कैसे 2025 तक अपना पूरा सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करना है। और प्लस मेंस में भी अगर आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए तो वो भी मैंने लाइक होता है ना कि जिनका JRF हो रखा है, गेट हो रखा है, उन्होंने पूरा सिलेबस ऑब्वियसली अगर क्लियर हो गया एग्जाम तो ऑब्वियसली आपने सिलेबस किया हुआ है। एंड दूसरी कैटेगरी है, लाइक दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। लाइक फर्स्ट वन इज for the students who has cleared JRF and GATE, and the another category or another strategy I would say कि जिन्होंने अभी तक JRF या फिर GATE एग्जाम क्लियर नहीं किया है। Obviously दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की सिचुएशन अलग है और उनकी तैयारियां अलग है। उन्होंने अभी तक पूरा का पूरा मतलब जिनका क्लियर नहीं हुआ है उन्होंने अभी तक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो ऑब्वियसली दोनों के लिए स्ट्रैटेजी अलग होने वाली है। ओके बट मैं इस वीडियो में दोनों ही स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करने वाली हूँ, जिनका एग्जाम क्लियर हो गया है उसके बारे में भी और जिनका नहीं हुआ है उनके बारे में भी। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी नहीं मतलब हाँ, फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी जिनका एग्जाम क्लियर हो चुका है, यानी JRF और गेट दोनों एग्जाम, दोनों या फिर दोनों में से कोई भी एग्जाम क्लियर हो चुका है। ओके तो ये स्टार्टिंग हम इस वाली स्ट्रैटेजी से करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, हम अभी लाइक अगर मैं अभी जून एंड में ये वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपके पास मान के चलो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, क्योंकि 19-20 फैब तक एग्जाम होता है हमेशा, तो आपके पास अराउंड 7.5 मंथ्स बाकी है। तो ये जो स्ट्रैटेजी होने वाली है वो पूरे 7.5 मंथ्स की ही होने वाली है। इट्स नॉट लाइक कि भाई हाँ आप जनवरी में या फिर अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट कर रहे हो तब भी आपके लिए वैलिड होगी, नहीं। Both kind of strategies are valid for 7 months. Okay, so let's start with the first one. सबसे पहली चीज है सिलेबस प्रिंट आउट, यानी यूपीएससी इज वेरी मच क्लियर अबाउट इट्स सिलेबस। जो आपको सिलेबस में मेंशन है हमेशा मोस्टली इसी में से पूछती है। आई डोंट नो अबाउट दिस ईयर्स एग्जाम, अभी तक देखा नहीं है मैंने। तो जो भी आपका सिलेबस है आपको वो पूरा कन्फाइंड होता है, उसी के अंदर से आपको अपना सारा जो कंटेंट है, यानी केमिस्ट्री का सिलेबस है उसी के अंदर से करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिंट आउट योर सिलेबस। ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे पास तो PDF पड़ी है देख लेते हैं, बार 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 नहीं देखी जाती। आप अच्छे से उसको प्रिंट आउट करवाइए एंड आपके हाथ में हमेशा रट जाना चाहिए आपके सिलेबस में क्या क्या है। ओके तो सबसे फॉरमोस्ट चीज यही होनी चाहिए, ताकि आपका कोई भी टॉपिक हो जाता है, कवर हो जाता है, तो आपको टिक कर दो, ठीक है ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। तो आपको बार बार दिखता रहेगा कि हाँ मेरा इतना सिलेबस रह गया, इतना पेंडिंग है, तो आपको दिमाग में बार बार स्ट्राइक होनी चाहिए ये चीज। ओके सो फर्स्ट पॉइंट इज सिलेबस प्रिंट आउट। उसके बाद है बिफोर अक्टूबर। बिफोर अक्टूबर मैंने क्या लिखा है, क्योंकि जिन्होंने भी JRF या गेट का एग्जाम क्लियर कर चुके हो, ऑब्वियसली अगर क्लियर कर चुके हो तो आपका मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री वाला जो सिलेबस है, यानी CSI या नेट का जो सिलेबस होता है या फिर गेट का, तो आपने मोस्टली पढ़ा है, राइट। आपने पढ़ा है तो आपके लिए प्रीलिम्स निकालना इतना मुश्किल नहीं है कि आपको प्रीलिम्स पे भाई वो करना पड़ेगा। प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत इजी है, वो आपने मोस्टली कवर कर रखा होगा। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि प्रीलिम्स होने के बाद मेंस आता है, मेंस में सिर्फ 3 महीने होते हैं और उन 3 महीने में एक एनालिटिकल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। ओके दैट इज डिफिकल्ट फॉर अस। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप अक्टूबर तक, यानी जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 3 महीने आप मेंस के लिए थोड़ा सा पढ़ लो, ताकि अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो आप एकदम से डर ना जाओ कि यार एनालिटिकल कैसे होगी 3 महीने में, राइट। क्योंकि बहुत है वो और एकदम से नई चीज दिखती है तो हम घबरा जाते हैं और उस घबराने के कारण हम छोड़ देते हैं। तो इट्स बेटर कि आप मेंस की तैयारी एक बार अभी 3 महीने कर लो। एंड क्या क्या करना है, मतलब आपको 3 महीने क्या क्या करना है बिफोर अक्टूबर। फर्स्ट इज एनालिटिकल पार्ट। ओके एनालिटिकल पार्ट किस में आता है, हमारे पेपर थर्ड में। पेपर थर्ड यानी ऑर्गेनिक प्लस एनालिटिकल, उसमें आपका ये क्रोमेटोग्राफी एरर्स, देन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, देन कोल एंड पेट्रोलियम, तो ये चीजें आती हैं सब।
ये चीजें हम मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए एकदम नहीं होती हैं, हमने नहीं पढ़ी होती। तो इट्स बेटर कि आप ये वाला पार्ट अभी अच्छे से कर लो, ताकि 3 महीने जब प्रीलिम्स के बाद मिलेंगे आपको तो आपके लिए आसानी होगी। लाइक यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। ओके, एंड एग्जाम क्लियर करने के लिए कॉन्फिडेंस सच में बहुत जरूरी होता है आपके अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्जाम। सो फर्स्ट इज एनालिटिकल, एनालिटिकल करनी है। ओके, सेकेंड इज टाइट्रेशन पार्ट, जो पेपर वन यानी जहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है हमारी, उसके अंदर 4 टॉपिक्स हैं टाइट्रेशन के भी, एसिड बेस, रिडक्स, ग्रेविमेट्रिक एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक। तो ये जो 4 टाइट्रेशन है ये भी हमारे लिए नहीं होती है, ऑल्दो हमने कुछ कुछ प्रैक्टिकल में किया होता है बट थियोरेटिकली हमने नहीं पढ़ी होती। थोड़े बहुत हमारे प्रैक्टिकल वाले कंसेप्ट होते हैं बट ऑल्दो वही कंसेप्ट लाइक लागू होते हैं, अप्लाई होते हैं, बट हाँ अगर क्वेश्चन आता है तो हमने प्रैक्टिकल वहां पे नहीं करना, हमें कुछ लिख के आना पड़ेगा। तो यू शुड क्लियर ऑल दिस लाइक टाइट्रेशन पार्ट बिफोर अक्टूबर ओनली। ओके, तो ये जो चारों टॉपिक्स हैं, टाइट्रेशन वाला एंड एनालिटिकल वाला, ये मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई हुई है एनालिटिकल वाले पार्ट के लिए कि आपको कहाँ से क्या करना है, तो एक बार आप वो वीडियो देख लेना। और मतलब ये दोनों पार्ट्स करने के बाद मेक श्योर एक बार आपने पढ़ लिया, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, एंड जो आपने सिलेबस प्रिंट आउट करवाया है इसमें से देख लेना क्या क्या टॉपिक मेंशन है, वही टॉपिक्स आपने बुक में से पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 100% आपने चैप्टर पढ़ दिया, नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। only the topics which are mentioned in our syllabus that that has to be read by you. Okay, so analytical and titration एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार फिर से पढ़ना स्टार्ट करो एंड अपने खुद के नोट्स बनाओ। डोंट आस्क कि हाँ हमें कहीं और से नोट्स मिल जाएं, ठीक है, किसी और के नोट्स पढ़ना आई डोंट थिंक कि इतना फ्रूटफुल है। अभी आपके पास टाइम है तो व्हाई नॉट खुद के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर किए जाए। टाइम नहीं होता तो फिर भी अलग बात होती है, बट अभी अगर आपके पास टाइम है तो एकदम एक एक लाइन पढ़ के आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है। खुद के नोट्स जो होता है ना वो अलग ही होता है। हम उसकी रिवीजन जो दूसरे के नोट्स पढ़ के हम 4 घंटे में एक चीज करते हैं ना, रिवाइज करते हैं, वही हमारे खुद के नोट्स 2 घंटे में हो जाते हैं। ओके, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर योर ओन नोट्स। ये हो गया हमारा मेंस के लिए। तो मेंस के लिए आप सिर्फ ये वाला पार्ट कीजिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा आता है, एंड वो ऑलरेडी आपने अगर ये एग्जाम क्लियर है तो वो आपने ऑलरेडी उसके बेसिक्स आपको आते हैं। तो अगर आप जब प्रीलिम्स होने के बाद 3 महीने मिलते हैं तो उसमें आपकी आराम से हो सकती है वो चीजें। बट ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेंस का ये वाला पार्ट आप अक्टूबर से पहले कर लीजिए। देन आती है, अब हमने मेंस का बस यहीं पे स्टॉप लगा दिया है, अब और नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें मेंस तक तो तभी पहुंचेंगे ना जब हमने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया हो। तो अब हमारा टारगेट होना चाहिए प्रीलिम्स, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले स्टार्ट वॉचिंग करंट अफेयर्स, सीए इज करंट अफेयर्स। यानी करंट अफेयर्स क्या होता है कि डेली जो हमारी न्यूज आती है, मोस्टली स्टूडेंट्स को इतना हैबिट नहीं होती कि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लाइक मी। तो जिनको ये हैबिट नहीं है, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल, 1 या 2 यूट्यूब चैनल ऐसा देखिए जहाँ पे डेली, नॉट डेली बट मंथली करंट अफेयर्स आते हों, तो वो आप रेगुलरली देखना शुरू कीजिए। ओके, वो ज्यादा नहीं होते, आप ये मान सकते हो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 मिनट्स, 50 मिनट्स या मैक्सिमम 1 आवर की वीडियो होती है। वो आप अगर मंथली देखना स्टार्ट करते हो तो 4 महीने की देख लेना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, और सितंबर भी आप अगर इंक्लूड कर सकते हो अगर करना चाहो तो इसकी आप सारी हर एक छोटी से छोटी न्यूज आपको आनी चाहिए। लाइक अब की बार बहुत डिटेल में करंट अफेयर्स पूछे गए थे, ऐसा नहीं था कि बेसिक बेसिक पूछ लिया, तो इसलिए बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स करना। ओके, अगर करंट अफेयर्स अगर आपको 4-5 नंबर भी दे देते हैं ना तो 4-5 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि पेपर 1 में हमें सिर्फ 15 मार्क्स चाहिए। ओके, तो ये एक हैबिट बना लेना, वीडियो ही तो देखनी है, यूट्यूब वैसे भी तो देखते ही हैं, तो उसमें अगर करंट अफेयर्स भी देख लेंगे तो अच्छी बात है, आपका फोन देखना हो जाएगा और आपका करंट अफेयर्स भी हो जाएंगे। नेक्स्ट इज नवंबर से अक्टूबर तक हमने ये कर लिया, सॉरी, हाँ, बिफोर अक्टूबर ही आपने कर लिया। वैसे मैंने अक्टूबर मंथ यहाँ पे स्किप हो गया है आई थिंक, हाँ। तो अक्टूबर तक आप ये कर लेना। ओके, अक्टूबर के बाद अगर अक्टूबर तक ना भी हो पाए तो अक्टूबर तक कर लेना। ओके, तो अक्टूबर भी इसमें आप इंक्लूड कर दीजिए, बिकॉज मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। तो आप अक्टूबर तक मेंस का कीजिए, फिर आता है नवंबर।
नवंबर में बीच में ना सितंबर में फॉर्म भी आते हैं, तो फॉर्म भी फिल कर देना, कभी तैयारियां ही करते रहो, फॉर्म रह ही जाए आपका, फॉर्म भी फिल कर देना। नेक्स्ट इज नवंबर। नवंबर में क्या है, आपने पहले करंट अफेयर्स देखना चालू करना है, उसके बाद कवर एडिशनल टॉपिक्स। अब ये एडिशनल टॉपिक्स क्या हैं, जब आप सिलेबस प्रिंट आउट कराओगे ना, देन यू विल सी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके CSIR नेट या गेट में नहीं आते हैं, वो हमने 12th के टॉपिक्स होते हैं बेसिकली, जो हम जेई नीट वगैरह के अगर आपने एग्जाम दिए हो तो उसमें आते हैं वो सिलेबस, बट हमारे नेट के सिलेबस में नहीं आते, वो आपके IIT जैम में भी एक आधा सिलेबस हो सकता है। वो कैसे हैं, कौन से हैं, जैसे एक सॉल्यूशन का चैप्टर है, देन इक्विलिब्रियम है, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, देन गैसियस स्टेट है, टाइट्रेशन वाला पार्ट है, कैसे इंडिकेटर्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, ओके। देन पीरियोडिसिटी, जो ऑर्डर होता है, पीरियोडिसिटी आप 11th या 12th क्लास, शायद 11th क्लास में। तो ये टॉपिक्स हमारे CSIR नेट में नहीं आते, तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, अपने नवंबर स्टार्ट होते ही जो भी ये सब एडिशनल टॉपिक्स हैं, मेनली फिजिकल में मिलेंगे आपको जो भी एडिशनल टॉपिक्स हैं, बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इज वेरी इजी। तो मेक श्योर कि आप नवंबर मंथ में ये सारे के सारे एडिशनल टॉपिक्स कवर कर लो। कवर के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं के जेई नीट के नोट्स मिल गए और हाँ पढ़ लिए अच्छे से, नहीं, मेक श्योर कि आप अपने खुद से नोट्स बनाओ। अलोंग विद दैट, ये नहीं कि बस हाँ पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, खत्म बात, नहीं, उसके साथ साथ भी ट्राई करना है कि जितने भी उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हैं, लाइक इक्विलिब्रियम में है या फिर सॉल्यूशन में कहीं से भी है, तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहना है साथ के साथ। 10 दिन में मान लो टॉपिक कर लिया आपने, या 15 दिन में कर लिए, तो मेक श्योर कि 15 दिन के बीच बीच में 3-4 दिन बाद फिर से हमने जो टॉपिक किया था रिवाइज कर लिया, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज एंड क्वेश्चन योर प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस वेरी फ्रीक्वेंटली, ओके। मैं जो चीजें बोल रही हूँ ना, इट लाइक मैं इनको ऐसा नहीं बोल रही कि हाँ ठीक है हर कोई बोलता है, ऐसा नहीं करोगे ना, सिर्फ एक छोटी सी लाइन बोलिए कि फ्रीक्वेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, तो ये बात सच में लागू होती है, ऐसे मत मानना कि ठीक है नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, बस क्लियर है ये बात, कोई शॉर्टकट नहीं है सीरियसली। तो ये सब आपने करना है नवंबर में, सब एडिशनल टॉपिक प्लस रिवीजन प्लस क्वेश्चन, सिर्फ मैंने एडिशनल टॉपिक्स का बोला है नवंबर में। उसके बाद है आता है, मैंने बोला है प्रिपेयर योर ऑन नोट्स, मतलब कि नवंबर में जो आपने टॉपिक्स किए हैं इसके साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना। और देखो मैंने स्पेशली मेंशन किया न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, जो भी फिजिकल के, ये मोस्टली फिजिकल के टॉपिक है, तो ट्राई करना है कि आप जितना हो सके उतना मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, ओके। नेक्स्ट इज दिसंबर। नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर में आता है आपका बाकी का बचा हुआ जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पार्ट है, थोड़ा बहुत फिजिकल का पार्ट है, बहुत थोड़ा सा सिलेबस है, मतलब सच में बहुत कम सिलेबस है अगर आप देखोगे प्रीलिम्स का, मतलब अगर कोई ढंग से पढ़े तो 1 महीने में सारा का सारा सिलेबस बहुत आराम से हो सकता है। अब अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, तो उसको टाइम को बहुत वाइजली यूज करो, ओके। दिसंबर में क्या करना है, कवर रेस्ट ऑफ सिलेबस, बाकी के जो टॉपिक्स हैं कवर कर लेना। देन बाकी के टॉपिक ऐसे नहीं है आपको कहीं और से ढूंढने पड़ेंगे, आपने ऑलरेडी JRF वेट कर रखा है, तो आपके पास ऑलरेडी वो टॉपिक्स होंगे, बस वहीं से पढ़ना है। नेक्स्ट इज सिलेबस करने के बाद साथ साथ में ये तो थोड़ी ना कि 30 के 30 दिन चाहिए आपको उतने थोड़ा सा सिलेबस करने के लिए, नहीं, बीच में बहुत टाइम मिलेगा। कवर 9th एंड 10th NCERT बुक, साइंस की बुक, जो मैंने प्रीलिम्स में कहीं एक वीडियो भी बनाई हुई है, पीछे मैंने बुक्स की फोटोज भी दिखाई है, तो 9th और 10th की साइंस की NCERT बुक करनी है आपको। देन 12th क्लास की बायो की इकोलॉजी यूनिट, वो भी मैंने उस वीडियो में स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि हाँ यहाँ से अच्छे से मतलब पिक्स दिखाई हुई है उसमें, तो उसमें आप देख लेना। 12th क्लास की बायो की बुक है और उसमें लास्ट यूनिट है इकोलॉजी यूनिट, तो वो भी आपको करनी है, ये करना है आपको दिसंबर में। ये सिलेबस करने के साथ साथ फिर से लिखा मैंने फ्रीक्वेंट रिवीजन, बहुत ज्यादा जरूरी है रिवीजन, रिवीजन के बिना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता, तो मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग योर सिलेबस वेरी फ्रीक्वेंटली, ओके। ऐसा नहीं है कि हाँ जो हमने नवंबर में किया था वो दिसंबर में छोड़ ही दिया, दिसंबर में भी तो बीच में 1-2 दिन ऐसे ले सकते हो ना आप, जहाँ पे नवंबर वाला सिलेबस आप फिर से रिवाइज कर लो। तो इसलिए कोई भी ऐसा आपका टॉपिक नहीं होना चाहिए कि आपको तो भाई 1 महीना हो गया टच ही नहीं किया, उसको टच कर देना बीच में, ठीक है, ऐसा नहीं है, टच कर देना, रिवाइज कर लेना अच्छे से। इसके बाद है जनवरी, दिसंबर हो गया जिसमें आपका सारा सिलेबस भी हो जाएगा, प्लस आपका GS वाला पार्ट भी थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, एंड रिवीजन और आपके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑलमोस्ट हो जाएगी जितने आपने किए। देन जनवरी में
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ओके, और अगर हो सकता है टेस्ट सीरीज मिले तो दिसंबर में स्टार्ट कर सकते हो आप, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट होने में 10 दिन लगेंगे, बाकी का जो है इनऑर्गेनिक फिजिकल है वो। तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो दिसंबर जनवरी में लेने के लिए। एंड जनवरी में अगर आपका पहले सिलेबस हो जाता है तो पीवाईक्यू पहले भी शुरू कर सकते हो। अदरवाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कम से कम 5 to 6 टाइम्स तो आपने करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि 2 बार कर दिया बस खत्म बात, 2 बार तो बहुत हो जाता है, नहीं, 5 to 6 टाइम्स मैंडेटरी है। क्योंकि जब तक आपको दिमाग में क्वेश्चन छपेंगे नहीं ना, यू वॉन्ट रियलाइज कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इसी टाइप में से मतलब क्वेश्चन हमेशा आते ही है। तो उस दौरान आप क्या करोगे, फिर उन्हीं टॉपिक्स पे और भी ज्यादा फोकस करोगे, वही टॉपिक्स आप अच्छे से रिवाइज भी मतलब फ्रीक्वेंटली करोगे। ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स मतलब टू डू पीवाईक्यू फॉर 5 to 6 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट इज पीवीआईक्यू के अलावा कौन से क्वेश्चन आप कहाँ से आएंगे? जेई नीट के क्वेश्चंस आपको कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के या फिर कोई दोस्त वगैरह तैयारी कर रहा हो तो उनके जेई नीट के क्वेश्चंस ले लो, इन सब टॉपिक के जो आपके एडिशनल टॉपिक हैं, क्योंकि बाकी टॉपिक्स तो वही सीएसआई या नेट के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ये टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे खुद के पास, तो इसलिए जेई नीट के क्वेश्चंस लेना किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इन टॉपिक्स के, और वो प्रैक्टिस करना। ओके, नेक्स्ट इज फोकस ऑन स्पीड। देखो मैंने अभी जस्ट बोला कि प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत छोटा सा है, बहुत इजी भी है आप जब पढ़ोगे, बट आपका जो सिलेक्शन है ना वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप में कितनी स्पीड है क्वेश्चंस मतलब अटेम्प्ट करने की, क्योंकि 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं इन 2 आवर्स, तो 2 घंटे में 120 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और 120 2 आवर्स तो मिलेंगे भी नहीं, आपको ओएमआर शीट भी तो फिल करनी है, तो उसमें भी आपके 10 to 15 मिनट्स जाएंगे, तो आप ये मान के चलिए 1 hour and 45 मिनट्स, 1 hour 45 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, यानी 60 पूरे 120 मिनट्स, 120 मिनट्स ही नहीं आपके पास। ठीक है, तो इट्स वेरी टाइट सिचुएशन हो जाती है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो, आपको क्वेश्चन आ रहा होता है बट आपके पास टाइम नहीं है। तो ये चीज आप कैसे पहले कर सकते हो कि पहले ही ट्राई करो जितना हो सके मैक्सिमम कि आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, तभी जाके वहां पे जल्दी जल्दी हाथ चलेंगे, अदरवाइज तो सोचते रह जाओगे ये कौन से टॉपिक में था यार, कौन सा फॉर्मूला लगना था, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो ये है फिर फोकस ऑन स्पीड। ये स्पीड वाली जो चीज है ना ये स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके रखना है, जब आप नवंबर में करना स्टार्ट करोगे ना सिलेबस, तभी से जितने भी क्वेश्चन होते हैं बार बार बहुत बड़ी मतलब स्टार्टिंग में अगर आप एक क्वेश्चन 5 मिनट में सोल्व कर रहे हो तो एंड तक ऐसा आ जाना चाहिए वही टाइप का क्वेश्चन आप लास्ट में 1 मिनट में सोल्व कर रहे हो। ओके, तो इतनी स्पीड आपको बनानी पड़ेगी, स्टार्टिंग से ही आदत डाल लेना। ऐसी बात नहीं कि चलो लास्ट में देख लेंगे, लास्ट में देखने में सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन सोच के देखो 10-15 सीट आती है तो उसमें बहुत ही जिन्होंने हार्डवर्क किया होता है ना उन्हीं का सिलेक्शन होता है, ऐसे ही तो फिर हर किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, हर किसी का तो हो नहीं सकता ना, अगर सबके सब एक जैसी ही मेहनत करेंगे, हाँ ठीक है पढ़ लेंगे, फिर थोड़ी ना होने वाला है, जिसने कुछ एक्स्ट्रा ही इनपुट्स डाले होंगे ना उसी का सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए ये जो चीजें बोल रही हूँ ना इनको प्लीज, बस मैंने बोल दी आपने सुन ली, हाँ ठीक है कर लेंगे, वो बातों में मत रखना, बस उसको सच में प्रैक्टिकली अप्लाई करना, तभी जाके सिलेक्शन होगा, अदरवाइज मेरी स्ट्रैटेजी बनाने का कोई फायदा नहीं है। ये सब चीजें सबको ही पता होती है कि हाँ रिवीजन कर लेंगे, बट जो अप्लाई करता है उसी का सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट इज फेब्रवरी, जब फेब आ जाएगी ना तब यू विल रियलाइज कि हाँ अगर आपने सच में इतना सब कुछ जो मैंने बोला अगर किया होगा, देन यू विल रियलाइज कि हाँ आई एम फुली प्रिपेयर्ड, अब तो कहीं और से मैं कुछ नहीं कर सकता, जितना होना था जितना पॉसिबिलिटी थी जो मैं कर चुका हूँ, तो उसके बाद यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ पेपर ठीक हो जाएगा, एंड बस रिवीजन ही रिवीजन पे फोकस कर रखना है, जो भी जीएस पार्ट 1 है और जो भी केमिस्ट्री वाला पार्ट है। एंड वन मोर थिंग, आपका सिलेक्शन है ना लाइक मेंस के पेपर में सब्जेक्टिव होता है, लिखना पड़ता है, किसी किसी एग्जामिनर ने चेक नहीं करना है, मूड खराब हो कैसा भी हो, क्या पता आपकी राइटिंग ठीक नहीं हो, राइटिंग का भी एक इशू हो जाता है, अगर आपकी राइटिंग ठीक नहीं है बेशक आपने आंसर ठीक लिखा हो बट मार्क्स तो नहीं मिलेंगे क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा एग्जामिनर को। तो इसलिए ट्राई टू गेन एज मच मार्क्स एज यू कैन इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ओनली, क्योंकि इसमें क्या है, ठीक है जैसे भी जिस भी राइटिंग में आपने सॉल्व किया आंसर उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने ओएमआर में डी ऑप्शन करेक्ट भरा है कि नहीं भरा उससे फर्क पड़ता है, तो इसलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की कोशिश करना प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में ही। ओके,
So this was about like strategy for the students who want to target UPSC Geoscientist 2025 एग्जाम. ओके, और आई थिंक इससे बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती. इसके साथ भी आप और थोड़ा और इनपुट दे दो तो वो तो होता है ना, सोने पे सुहागा लग जाएगा, तो वो बात होती है. बट हाँ, इतनी आप सच में, अगर आप सच्चे मन से डेडिकेशन से कर लोगे तो आराम से एग्जाम क्लियर हो सकता है. ओके, सो या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल दोज who are preparing for 25 GSA exam. Now comes the strategy for all those students जिनका अभी तक JRF या गेट क्लियर नहीं हुआ है. लाइक अगर आप मास्टर्स में हो, अभी सेकेंड ईयर में हो और आप अभी लाइक सोच रहे हो कि हाँ नेट गेट एग्ज़ाम देना है, राइट. तो आपका ऑब्वियसली टारगेट ये भी होगा कि ठीक है अभी मास्टर्स कंप्लीट हो गई तो नेक्स्ट ईयर फैब में GSI का भी एग्ज़ाम देंगे. तो अब दोनों चीज़ें हम साथ में कैसे मेंटेन करेंगे, राइट. Obviously this is going to be little bit difficult as compared to the students who has cleared JRF and GATE. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है. इफ़ यू आर स्मार्ट देन ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने JRF गेट कर भी दिया है उनका सिलेक्शन ना हो बिकॉज दे आर नॉट सिंसियर कि हाँ हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है. बट इफ़ यू आर स्मार्ट एंड सिंसियर देन ऑब्वियसली यू कैन ईजिली क्लियर द एग्ज़ाम. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो सब JRF गेट वाले होते हैं. मैनी टाइम्स इट हैपन कि MSc करते ही GSI कंप्लीट हो जाता है. मैंने लाइक देखा है नॉन स्टूडेंट्स में. तो you have to be you have to be very smart and dedicated and very like consistent in your preparation. Okay, so let's start with the strategy. फर्स्ट तो वही सेम है, सिलेबस का प्रिंट आउट लेना है आपने भी. ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस का ही नहीं पता, बस हाँ आंखें बंद करके लगे हुए हैं. ठीक है, तो आपको एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन GSI सिलेबस एंड CSIR नेट या फिर गेट का सिलेबस. ओके, ताकि आपको पता हो कि हाँ अगर मैंने GSI पे ज़्यादा मेरा GSI ज़्यादा प्रायोरिटी में है आपके लिए, देन यू शुड फोकस ऑन द सिलेबस कि हाँ जब मैंने प्रिपेयर करना है तो कौन से पार्ट पे ज़्यादा फोकस रखना है. वो क्यों? लाइक सबसे पहले आपको ओब्वियसली JRF गेट अगर क्लियर नहीं है तो आपके लिए सारी ही चीज़ें नहीं होंगी. मैं ऐसे नहीं बोल पाऊँगी कि हाँ ये वाली चीज़ें एडिशनल है. जैसे JRF गेट वाले स्टूडेंट्स को पता होता है कि हाँ ये वाली चीज़ इस CSIR नेट में किसी भी कोचिंग पे नहीं करवाई जाती, तो उनके लिए वो अलग चीज़ होती है. बट आपके लिए तो CSIR नेट ही एक नई चीज़ है, उसका सिलेबस आपको नहीं पता क्या क्या आता है. बट इसीलिए इफ़ यू वांट टू क्लियर और इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली, आई विल सजेस्ट कि एक कोचिंग लो. ठीक है, कहीं पे भी आप ज्वाइन करो जहाँ पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, आपको प्रॉपर सिलेबस का आपके पास कंटेंट हो पूरा का पूरा. ये नहीं कि एडिशनल टॉपिक्स तो छोड़ो, जो मेन टॉपिक्स हैं जो एक नेट JRF में होते हैं आपके पास उसका भी कंटेंट नहीं है, तो फिर आप यूट्यूब से या इधर उधर से बहुत सारी चीज़ें नहीं ला पाओगे. तो इसलिए, और वैसे भी अगर GSI नहीं होता तो JRF या गेट तो होना ज़रूरी है ना बाकी चीज़ों के लिए भी, राइट. तो इसलिए फर्स्ट इज़ टेक कोचिंग. कहीं पे भी ज्वाइन करो, जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप ज्वाइन कर लो, ताकि वहाँ पे क्या होगा, सबसे मेन थिंग रेगुलर रूटीन रहेगा आपका कि हाँ, बिकॉज कहीं पे भी आप कोचिंग पे जाओगे तो दे विल बी हैविंग प्रॉपर टाइम टेबल कि हाँ उनको नवंबर तक एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट करवाना है. तो उन्होंने ओब्वियसली अपना एक टाइम टेबल बनाया हुआ होगा, और अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपका भी एक रूटीन बना रहेगा एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस बिफोर दिसंबर, राइट. तो आपका क्या होगा, एक रेगुलर रूटीन रहेगा. और जब होता है ना कि हाँ हमने पैसे दे रखे हैं, हमने फ़ी दे रखी है, तो हमारे अंदर और भी आ जाता है नहीं भाई क्लासेस लगानी है, क्लासेस अटेंड करनी है. ऐसे थोड़ा ना कोर्स के पैसे हमने फिल किए, राइट. तो इसलिए आपका रूटीन बना रहेगा. सेकंड थिंग इज़ आपके पास कंप्लीट सिलेबस का सारा कंटेंट होगा. आपको ये नहीं है कि हर एक छोटे से टॉपिक के लिए आपको इधर उधर मांगना पड़ रहा है कि इसके नोट्स दे दे भाई, इसके नोट्स दे दो, इसके नोट्स दे दो. तो इसलिए खुद के आपके पास नोट्स होंगे, खुद से प्रिपेयर किए हुए नोट्स होंगे. आपको खुद को ऐसा होगा कि मुझे तो कभी भरोसा नहीं होता, जैसे एग्जाम में भी होता है ना कि सामने वाला बैठा है उसकी चीटिंग कर लेते हैं, मुझे लगता है यार इसने गलत कर रखा होगा, तो है ना, इससे अच्छा तो मेरे को जितना आ रहा है एटलीस्ट मेरे वाले पे तो मुझे भरोसा है कि हाँ जो मैं लिख रही हूँ एटलीस्ट वो तो ठीक है, सामने वाले बिल्कुल ही गलत लिख रखा हो तो इसलिए खुद के नोट्स जो टीचर्स बोल रहा है अच्छे से समझ के खुद के नोट्स जब प्रिपेयर करोगे ना तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. ओके, तो इसलिए
आपके पास पूरा का पूरा कंटेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जीएसआई ही एक ऐसा सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे आगे एग्जाम्स आने वाले हैं जिसमें सारा का सारा सिलेबस आपके सीएसआई या नेट या फिर गेट का ही सिलेबस होता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव ऑल द कंटेंट, ऑल द मटीरियल ऑफ द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट, आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज मोर फोकस ऑन सिलेबस। अब देखो नवंबर तक आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपका सिलेबस सारा कंप्लीट करवा देंगे। अब आपको अगर आप स्मार्ट हो, ठीक है, आपने सोचा हो कि नहीं मुझे जीएसआई ज़्यादा प्रायोरिटी है, या फिर मतलब एक तो होता है कि नहीं मुझे पीएचडी करनी है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट हाँ इफ़ यू लाइक इफ़ यू वांट टू बी इन जीएसआई या फिर आपकी प्रायोरिटी वो है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, जब भी आपकी क्लासेस चल रही होंगी, मान लो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, स्टैटिस्टिकल है या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स है, हेट्रोसाइक्लिक है, ये टॉपिक्स हो रहे होंगे, तो अगर आपको पता है कि हाँ ये वाले टॉपिक्स मेरे सिलेबस में है ही नहीं, या फिर कोई और भी टॉपिक्स हैं, आई डोंट रिमेंबर, तो वो टॉपिक्स जब आपका क्लास में हो रहा होगा तो आपने नोट्स ज़रूर बना लिए, क्योंकि वो और किसी एग्ज़ाम में काम आ सकता है, बट रूम पे आके तो ये नहीं कि आप उसके ऊपर भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए सिलेबस प्रिंट आउट करने का यही मतलब था। सिलेबस जब आपके सामने होगा ना, तो आपको ध्यान रहना चाहिए, जब भी आप ये अपना सिलेबस पूरा कर रहे होंगे, कोचिंग ले रहे होंगे, तो जो टॉपिक्स आपके जीएसआई के सिलेबस हैं, मेक श्योर कि आपके ऊपर उस मतलब उन टॉपिक्स पे आपका और भी ज़्यादा ध्यान हो। जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं या जो भी आपके बुकलेट में उस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं, मेक श्योर आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ताकि एटलीस्ट जितना सिलेबस सीएसआई या गेट का और जीएसआई का कॉमन है, वो तो आपका कोचिंग के साथ साथ ही बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसकी फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, जनवरी बचेगा दिसंबर के बाद, तो 70% सिलेबस आपका कोचिंग में ही हो जाएगा, अलोंग विद न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस, क्योंकि आपको वो क्वेश्चंस देते हैं, बुकलेट देते हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि 70% सिलेबस आपका इसी के साथ हो जाए नवंबर तक, दिसंबर 15 तक आपका सारा का सारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। 70% सिलेबस, 70 से भी ज़्यादा मान लो, 75% मान लो। देन कम्स सिलेबस पे फोकस करना है, एक्सट्रैक्ट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स। अब आपका दिसंबर में प्रीलिम्स सीएसआईआर का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, हमारे पास जनवरी बचा होगा एंड फैब, हाँ मतलब 15 डेज फैब के मान लो, तो आपके पास 1.5 मंथ होगा। 1.5 मंथ इज़ इनफ टू कंप्लीट द लाइक रेस्ट ऑफ द सिलेबस, जितना भी बाकी बचा है। 75% आपने कर लिया, 25% बचा है। अब क्या करना है आपने सबसे पहले तो आपके पास आइडिया हो ही जाएगा वैसे इस टाइम कि आपके प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जब आप सिलेबस देख लोगे तो वो चीज़ आपको क्लियर होगी, आपके नोट्स में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद आपने क्या करना है, एडिशनल टॉपिक्स, कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं आप देखोगे सिलेबस में। सॉल्यूशन चैप्टर है, केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम है, कुछ टाइट्रेशन का पार्ट है, इंडिकेटर्स वगैरह वगैरह का, प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड, एंड देन गैसियस स्टेट, देन पीरियोडिसिटी। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी, आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। इसमें मान लो आपको 10 to 15 डेज चले जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम। आपको इसके खुद से नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जेई नीट के कुछ कहीं से भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अरेंज हो जाए तो। एंड देन उसके बाद क्या है, उन नोट्स के अंदर यू विल सी कि उनके खुद के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके साथ प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसे नहीं बस थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे फिजिकल के टॉपिक्स हैं, तो मेक श्योर कि आप बार बार साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि फिजिकल में वहाँ पे थ्योरी नहीं आने वाली, लिखना नहीं आपको कुछ, न्यूमेरिकल आएगा, सोल्व करना है, आंसर पे टिक लगाना है। ओके, तो इसलिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप ये मान लो कि जनवरी 15 तक आपने ये सारे टॉपिक्स अलोंग विद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लिए हैं। मैंने अगर गैशियस स्टेट लिख दिया ना, तो ये पूरी गैशियस स्टेट नहीं है जो जेई नीट में आती है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, कुछ सिलेक्टेड ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है जल्दी से, देन यू मूव टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर आपके पास लाइक अभी 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर हो जाएंगे, जो लेटेस्ट पैटर्न है। तो आपको क्या करना है, वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स करने हैं। 2 घंटे में एक पेपर हो जाता है, आप मान के चलो 5 दिन में 5 पेपर हो जाएंगे। उसके बाद 2 घंटे लेता है, एक बार कर लिए, आपके पास मान लो कि आपके 50% क्वेश्चन हुए हैं, बाकी 50% फिर आप सोल्व करोगे, देखोगे कि अच्छा ये वाला टॉपिक मैंने कवर नहीं किया, ये वाला कंसेप्ट मुझे आता नहीं है, तो वो सब करोगे। उसके बाद आप फिर से करोगे, एंड लास्ट में ऐसे होगा कि हाँ आपको आंसर्स ही याद हो जाएंगे। तो इसलिए ट्राई करना 5-6 बार नहीं तो कम से कम आप लोग, अगर टाइम कम रहता है तो 3 से 4 बार तो आप ज़रूर कर लो। ओके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको आइडिया होना कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही आता है, ताकि आप उस वाले टॉपिक पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओ।
नेक्स्ट इज़, अब कि ये तो हो गई केमिस्ट्री की बात, पेपर 1 के लिए भी आप 9th-10th की एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना साइंस की, 12th की बायो की एनसीईआरटी बुक कर लेना। इस पूरी बुक नहीं, इसमें सिर्फ 4th यूनिट इकोलॉजी, इकोलॉजी एक यूनिट है लास्ट, सिर्फ आपको वो करनी है। एंड देन करंट अफेयर्स का कोई भी यूट्यूब चैनल देख लेना। मान लो कि जब आप बोर हो रहे हो, पढ़ के बोर हो गए हो, नींद आ रही है, देन यूट्यूब से तो नींद नहीं आती, तो यूट्यूब पे करंट अफेयर्स खोलना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या फिर सितंबर भी ऐड कर लेना, और जनवरी। तो इनके आप 3-4 दिन में फिर से देख लिया, 3-4 दिन में फिर से देख लिया, क्योंकि 1 महीने की देखनी है, मैक्सिमम 40 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप कर लेना। एंड नेक्स्ट इज़ रिवाइज फ्रिक्वेंटली, रिवाइज एंड फोकस ऑन स्पीड, क्योंकि ये जो पेपर है आपका स्पीड पे डिपेंड करता है, कितनी ज़्यादा स्पीड बनाई है आपने ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपके हाथ को है ना रेस्ट नहीं मिलना चाहिए। अरे भाई थक गया करते करते, थकना ही पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता, करनी पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। तो इसलिए रिवीजन पे एंड स्पीड पे, प्रैक्टिस करने पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। जितना सिलेबस है, सिलेबस को पी जाओ एकदम, छोड़ना ही नहीं है। तो सिलेबस से बाहर तो नहीं आता, एंड ट्राई करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप प्रीलिम्स में मार्क्स गेन कर लो, ताकि मेंस के ऊपर इतना वो ना रहे कि भाई अब तो प्रीलिम्स का तो गंदा हुआ है, मेंस से ही कुछ। तो प्रीलिम्स इज़ मच ईजियर, ठीक है। उसमें तो अगर आपकी राइटिंग ख़राब हुई तो मेंस में तो गए ना। इसलिए दिस इज़ द स्ट्रैटेजी इफ़ यू वांट टू क्लियर। एंड ऐसा नहीं है कि बहुत परफेक्ट है, बट हाँ इतना मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आप बहुत डेडिकेटेड वे से आप अगर इसको फॉलो करोगे, कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, रिवीजन फ्रीक्वेंटली करोगे, देन नो डाउट कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। टाटा, बाय बाय, सी यू।